Hello everyone, welcome back to the lectures. So, in today's video, we are going to cover the physiology topic of a coronary circulation. That is the physiology of a coronary circulation. So, why this topic is important? Because the vital organ of our body, that is the heart, is supplied by this circulation, that is a coronary circulation. Also, this is frequently 8 marks question or the short note 5 marker question asked in the university's exam, as well as small points are also asked in the NEET PG questions. So let's start without wasting the time. First of all, definition. What is a coronary circulation? उसका importance क्या है? So it is important for study because it supply the vital organ of the body, that is the heart. ठीक है. नाउ व्हाट इज द आर्टीरियल सप्लाई, मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन कौन बनाता है? सो इट इज मेनली बाय द लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी and which supply the right and left heart respectively. Means left coronary artery will supply the left part of a heart, that is left atrium and left ventricle, whereas the right coronary artery will supply the right atrium and right ventricle respectively. Now this both left and right coronary artery basically arises directly from the sinus of a lower end of a ascending aorta, जो हमने थोरेक्स रीजन ऑफ एनाटॉमी के थोरेक्स रीजन में इसकी पूरी एनाटॉमी देखी हुई है. सो बोथ ऑल्सो इन जनरल एनाटॉमी ऑल्सो वी हैड ऑलरेडी नो दैट दिस बोथ left and right coronary arteries, they are not the true arteries. Basically they are the end arteries which does not anastomose with their neighboring arteries, hence both are physiological end arteries, hence no anastomosis occur physiologically between them. मतलब ऐसा नहीं होता कि जो असेंडिंग एओर्टा से एक ब्रांच निकली लेफ्ट कोरोनरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, ये दोनों फिजियोलॉजिकली एनास्टोमोस नहीं करते बिकॉज दे आर बेसिकली द एंड आर्टरीज. ठीक है. नाउ ये था आर्टीरियल सप्लाई के बारे में. नाउ लेट्स सी द वीनस ड्रेनेज. तो कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसका एक आर्टीरियल सप्लाई होता है, वीनस ड्रेनेज होता है और नर्व सप्लाई होगा. तो आर्टीरियल सप्लाई तो लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी हो गया. अब नाउ द वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट, ठीक है, ऑफ अ पोर्टल कोरोनरी सर्कुलेशन, सॉरी. तो वीनस ड्रेनेज बेसिकली मेजॉरिटी टू डिवाइडेड में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज अ मेजर वीनस सिस्टम एंड सेकंड इज अ माइनर वीनस सिस्टम. सो मेजर वीनस सिस्टम मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड ड्रेन इस सिस्टम इस कंपोनेंट से होता है, दैट इज मेजर वीनस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ अ कोरोनरी साइनस एंड एंटीरियर कार्डियक वेन्स. ये सब वेन्स डायरेक्टली राइट एट्रियम में, कोरोनरी साइनस इज द लार्जेस्ट वीनस ड्रेनेज जो डायरेक्टली ओपन होता है इन द right atrium, and this coronary sinus is guarded by the Thebesian valve, okay, to prevent the backflow of the deoxygenated blood. सो ये था मेजर वीनस सिस्टम. नाउ माइनर वीनस सिस्टम मतलब छोटे छोटे और भी ब्रांचेस होते हैं या ट्रिब्यूटरीज होते हैं जो डायरेक्टली डिफरेंट हार्ट के चैम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करते हैं. सो फर्स्ट इज अ आर्टीरियो साइनोसॉइडियल वेसल्स. दिस आर्टीरियो साइनोसॉइडल वेसल्स, नाम से क्या पता चल रहा है? आर्टीरियो मतलब आर्टीरियोल्स. दिस आर्टीरियो साइनोसॉइडियल वेसल्स जो हार्ट की आर्टीरियोल्स होती है, ठीक है, तो उसके वहाँ से ब्लड कलेक्ट करके कार्डियक चैम्बर में डालेगा, मतलब बेसिकली राइट एट्रियम में डालेगा. ठीक है. दिस इज आर्टीरियो साइनोसॉइडियल वेसल्स. सेकेंड इज अ थिबेसियन वेन. थिबेसियन वेन विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ अ हार्ट और ये फिर से कार्डियक चैम्बर, दैट इज अ राइट एट्रियम में ड्रेन करेगा. एंड फोर्थ इज अ आर्टीरियो ल्यूमिनल वेसल्स. ये एक इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट डायरेक्टली इनटू द कोरोनरी आर्टरी टू द हार्ट चैम्बर्स. कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लड है ना, उसका बहुत नॉमिनल पार्ट इट विल डायरेक्टली ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम, दैट इज अ हार्ट चैम्बर. ठीक है. तो तीन है, आर्टीरियो साइनोसॉइडियल, आर्टीरियो ल्यूमिनल एंड थिबेसियन वेन. दीज आर द थ्री लिम्फेटिक नहीं, वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट. नाउ वीनस ड्रेनेज हो गया. अब नर्व सप्लाई या फिर इनर्वेशन. नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज यहाँ पे दो तीन एक डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो बेसिकली इनर्वेशन ऑफ here the two different types of effects
का एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज द इनर्वेशन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स में फर्स्ट वी विल सी द डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो पहले देख लेते हैं डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट इफेक्ट मतलब जो नर्व्स होगी ना वो डायरेक्टली स्टिम्युलेट करेगी हार्ट की एक्शन को, लाइक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशंस या नर्व सप्लाई डायरेक्टली हार्ट के अंदर कुछ चेंजेस मतलब कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी जिसकी वजह से फर्दर चेंजेस होएंगे, उसे कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। वेरएज इनडायरेक्ट इफेक्ट में क्या होगा कि हार्ट रेट में कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शन या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से कुछ हार्ट रेट में चेंजेस आएंगे। इस हार्ट रेट के चेंजेस की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो में कोरोनरी ब्लड फ्लो में चेंजेस होगा। तो ये था इनडायरेक्ट इफेक्ट के बारे में। सो डायरेक्ट इफेक्ट में क्या होता है, इट इज ड्यू टू द डायरेक्ट नर्व सप्लाई टू द कोरोनरी ब्लड वेसल्स, दैट इज अ सीबीवी। तो सिंपैथेटिक इनर्वेशन की बात करें तो सिंपैथेटिक इनर्वेशन रिलीज करेंगे एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, दैट इज अ कैटेकोलामिन्स हार्मोन, जिसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा और वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बेसिकली कम हो जाएगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो, ठीक है। सो इट कॉज वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द कोरोनरी ब्लड फ्लो कोरोनरी ब्लड वेसल्स एंड दिस कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैव अ बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स। तो देखो यहाँ पे दो टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं ना उनके साथ दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, दैट इज अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स, दोनों ही होते हैं। तो बेसिकली अल्फा रिसेप्टर्स का अगर एक्टिवेशन होगा तो उसकी वजह से होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन, वेयरएज अगर बीटा रिसेप्टर का एक्टिवेशन होता है देन इट विल लीड टू द वैसो डायलेटेशन। सो ये जो सिंपैथेटिक इनर्वेशन है दे रिलीजेस द एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन जो अल्फा रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेंगे एंड इट विल लीड टू द वैसो कंस्ट्रिक्शन। वेयरएज पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो वाया वेगस नर्व, और वेगस नर्व ऑब्वियस ही बात है, वेगस नर्व के बाय वेगस नर्व इट विल रिलीज द एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जिसकी वजह से वैसो डायलेटेशन होगा, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट किसकी वजह से, मैंने कहा था कि हार्ट के कुछ एक्शंस हो गए जिसकी वजह से हार्ट रेट में चेंजेस होएंगे, लाइक occur due to the secondary changes in the coronary blood flow caused due to the increase या फिर decrease in the activity of heart or action of a heart। इनके चेंजेस हार्ट के एक्शन की वजह से इसमें चेंजेस आएंगे। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर हार्ट का सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, मतलब अगर हार्ट रेट कोई भी वजह से हार्ट रेट अगर टैकीकार्डिया हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब देखो ये जो आता है ना, मैंने क्या लिखा है, मोर एटीपी विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म द एडिनोसिन। तो क्या होता है, व्हेनेवर द हार्ट रेट बढ़ती है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, इसकी वजह से जो हार्ट एटीपी होता है ना इट विल कन्वर्ट टू द एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस एडिनोसिन। नाउ दिस एडिनोसिन हैव अ वैसोडायलेटर इफेक्ट। ये है ना वैसोडायलेशन करवाएगा कोरोनरी ब्लड वेसल्स का, जिसकी वजह से वैसोडायलेशन होगा एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो विल इंक्रीज। देखो क्या लिखा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ एटीपी विल बी कन्वर्टेड इनटू द एएमपी एंड एडिनोसिन। नाउ दिस एडिनोसिन इज अ पोटेंट वैसोडायलेटर, इसकी वजह से वैसोडायलेटेशन होगा कोरोनरी ब्लड वेसल्स का एंड कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस वाज अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक इसका ऑपोजिट कि हार्ट रेट अगर कम होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा, उसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सो दिस वाज अ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। नाउ लेट्स सी द स्पेशल फीचर्स ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन। जो 8 मार्क्स क्वेश्चन का ये टॉपिक है कोरोनरी सर्कुलेशन। सो आपको पहले उसका लिखना है आर्टीरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, इनर्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है स्पेशल फीचर्स ऑफ अ कोरोनरी सर्कुलेशन फर्स्ट। तो होता क्या है बेसिकली कि देखो एक बार पढ़ लेते हैं, हार्ट रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ अ ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग द डायस्टोल। वाई, इसका रीजन क्या है, बिकॉज कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेज ड्यूरिंग द सिस्टोल एंड इंक्रीजेज ड्यूरिंग द डायस्टोल। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, तो देखो जब भी हार्ट मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ये कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली हार्ट के मस्कुलेचर पे प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ व्हेनेवर हार्ट का सिस्टोल होएगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स भी कॉन्स्ट्रिक्ट होएगी ना, मतलब उसके ऊपर ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर बनेगा,
तो प्रेशर बढ़ेगा तो वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, और कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, हार्ट रिसीव्स द मेजर ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग द डायस्टोल। डायस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, रिलैक्सेशन होता है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स पे कोई वैसे बाहर से कोई प्रेशर नहीं हो रहा है। बट बिकॉज कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेस ड्यूरिंग द सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो कम क्यों हो रहा है, इट इज बिकॉज द ब्लड वेसल्स आर मैकेनिकली कंप्रेस्ड during the systole due to the contraction of the ventricular musculature। ठीक है, तो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट वांट टू से कि हार्ट मैक्सिमम अपना जो ब्लड सप्लाई रिसीव करता है वो सिस्टोल की वजह से डायस्टोल फेज में करता है रेदर देन द सिस्टोल फेज। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट इज द कोरोनरी आर्टरीज आर एंड आर्टरीज एंड देयरफॉर देयर ब्लॉकेज कैन लीड टू द मायोकार्डियल इस्कीमिया। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि दिस कोरोनरी लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी दे आर नॉट द ट्रू आर्टरीज, बेसिकली दे आर द एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज का मतलब होता है दे डज नॉट एनास्टोमोसिस विथ देयर नेबरिंग आर्टरीज, हेंस ये एनास्टोमोस नहीं करेगी। तो इसका अगर ब्लॉकेज होता है ना, इसका ब्लॉकेज होगा, इसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये क्या है हम आगे फर्दर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बेसिकली इस्कीमिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड ब्लड ऑक्सीजन टू द मस्कुलेचर ऑफ अ हार्ट। ठीक है, इस्कीमिया का मतलब होता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड स्पेशल फीचर ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन इज दैट कि जो अपना हार्ट होता है ना, हार्ट या फिर कोरोनरी सर्कुलेशन, इसका जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन इट इज़ वेल डेवलप। वाई इट इज़ वेल डेवलप, क्योंकि जब भी मायोकार्डियल मस्कुलेचर को, मतलब मस्कुलेचर ऑफ हार्ट को ज़्यादा मतलब अगर मेटाबॉलिक फंक्शन करना होगा तो कोरोनरी ब्लड उसके नीड के हिसाब से बढ़ जाएगा। एंड वेनेवर अगर मायोकार्डियल का फंक्शन कम होगा देन इट विल डिक्रीज द कोरोनरी ब्लड फ्लो। इन शॉर्ट क्या कह रहा हूँ कि जो मायोकार्डियल मस्कुलेचर की जैसे नीड होगी वैसे कोरोनरी ब्लड फ्लो होगा। लाइक देखो क्या लिखा है, इट हैज़ अ वेल डेवलप्ड मेटाबॉलिक रेगुलेशंस दैट इज द कोरोनरी ब्लड फ्लो गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, तो मायोकार्डियम की जैसे नीड होगी, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर टैकीकार्डिया हो रहा है तो टैकीकार्डिया में हार्ट को जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करना है, हार्ट के वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वैसो डायलेटेशन करना पड़ेगा, वैसो डायलेटेशन करेगा तो कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। सो ये जो मस्कुलेचर को जैसे नीड है वैसे कोरोनरी ब्लड फ्लो चेंज होता जाता है। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेशन ऑफ अ कोरोनरी सर्कुलेशन। सो थर्ड पॉइंट हो गया, थर्ड स्पेशल फीचर हो गया। फोर्थ स्पेशल फीचर इज दैट कि इट शो एडिक्वेट ब्लड फ्लो रिजर्व, दैट इज कोरोनरी ब्लड फ्लो may get increased to above 5 to 7 folds during the strenuous exercise। मीन्स कि कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब एडिक्वेट ब्लड फ्लो रिजर्व, इसका मतलब होता है कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में हमारा कार्डियक आउटपुट पर मिनट 5 लीटर होता है। ठीक है, बट वेन एवर वी डू द स्टर्नस एक्सरसाइज या कुछ भी, इन केस जो टैकीकार्डिया हुआ है तो उस केस में हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है ना पर मिनट, इट में ऑल्सो गेट अबाउट 20 लीटर्स 15 लीटर्स पर मिनट होता है। इतना कहाँ से कर पाता है, बिकॉज इट हैज़ अ गुड ब्लड फ्लो रिजर्व। मतलब जब भी स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियक आउटपुट मतलब उसको सब ऑर्गन्स को ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा, ज़्यादा ब्लड चाहिएगा तो मस्कुलेचर को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो रिजर्व बढ़ जाता है। हेंस कोरोनरी सर्कुलेशन हैज़ अ एडिक्वेट ब्लड फ्लो रिजर्व, जिसकी वजह से वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स को अच्छी तरीके से सप्लाई कर पाएगी इवन इन द स्टर्नस एक्सरसाइज या फिर टैकीकार्डिया मोर हार्ट रेट। ठीक है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि जो अपना हार्ट होता है ना, इट यूटिलाइजेज वेरियस टाइप ऑफ अ सबस्ट्रेट लाइक फैटी एसिड, कीटोन्स, फिर अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, कार्ब्स एंड मेनली जो फैटी एसिड्स होता है दे यूज एज अ फॉर हार्ट की मेटाबॉलिज्म के लिए मेनली अबाउट 1/3 फैटी एसिड्स हार्ट यूज़ करता है। जैसे कोई भी ऑर्गन का खुद मेटाबॉलिज्म होगा वैसे हार्ट का एक मेटाबॉलिज्म होगा जो मेजॉरिटी उसमें वो फैटी एसिड यूज़ करता है। ठीक है, नाउ ये नॉर्मल वैल्यू क्या है कि ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट इज अबाउट 250 ml पर मिनट, दैट इज 85 ml per 100 ग्राम ऑफ अ कार्डियक टिश्यू
पर मिनट, ये बेसिकली नॉर्मल वैल्यू है जो कार्डियक मस्कुलेचर को रिसीव होती है इन पर मिनट, मतलब पर कार्डियक आउटपुट में कितना रिसीव होता है, तो 250 ml, ठीक है। नाउ लेट्स सी दी कोरोनरी ब्लड फ्लो के मेजरमेंट्स। अब हमने ये अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ट ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट इज़ अबाउट 250 ml पर मिनट चाहिए होगा, तो ये 250 ml मेजर कैसे किया होगा? सो बेसिकली कोरोनरी ब्लड फ्लो मेजरमेंट 3 मेथड से किया जाता है। इसके डेप्थ में हमको नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको नाम ही याद रखना है। तो 3 मेथड से कोरोनरी ब्लड फ्लो मेजर हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर से, सेकेंड इज अ फिक्स प्रिंसिपल जो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा हुआ है, एंड थर्ड इज अ रेडियो न्यूक्लाइड मेथड। ये 3 मेथड से हम का कोरोनरी ब्लड फ्लो मेजर कर सकते हैं। नाउ फोर्थ लास्ट में और एक टॉपिक आपको लिखना है, रेगुलेशन ऑफ अ कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, सो हम सिर्फ उसके हेडिंग्स ही लिखेंगे। फर्स्ट न्यूरल रेगुलेशन हमने ऑलरेडी अभी देखा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में, उसमें भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट देख लिया। फिर आता है मेटाबॉलिक रेगुलेशन, अभी बात की कि कोरोनरी ब्लड फ्लो चेंज होएगा जैसे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मायोकार्डियम। अगर मायोकार्डियम को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो कोरोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा वाया जिसकी वजह से वैसो डायलेटेशन होगा और अपना ऑक्सीजन ज़्यादा को मायोकार्डियम को मिल जाएगा। तो ये न्यूरल रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपको लिखना है, कोई भी फिजियोलॉजी के लास्ट टॉपिक में आपको लिखना पड़ेगा उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट या फिर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। सो व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कोरोनरी सर्कुलेशन? सो कोरोनरी सर्कुलेशन में एक आता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज या कैड, CAD कहते हैं। सो बेसिकली देयर आर थ्री कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखते हैं पहले। जब भी कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज होएगा ना, इट लीड्स टू द मायोकार्डियल इश्केमिया या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। नाउ ये डिक्रीज ब्लड फ्लो किसकी वजह से हो सकता है? या तो जो ब्लड वेसल्स है उसके अराउंड लिपिड डिपोजिशन हो गया, लाइक इन केस ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस, उसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो सकता है। नाउ ये ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो होगा मायोकार्डियल इस्कीमिया या फिर एंजाइना। नाउ इफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन एटलीस्ट 75% या फिर उससे ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, देन इट विल लीड टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। सो व्हाट डू यू मीन बाय मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन? ये दिस बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। इस्कीमिया का मतलब होता है कि ऑर्गन को ब्लड सप्लाई, मतलब ऑक्सीजन कम मिल रहा है। देखो ब्लड सप्लाई कम हो गया कोरोनरी का, इसकी वजह से ऑक्सीजन हार्ट को कम मिलेगा, इसीलिए हमने कहा इस्कीमिया, मायोकार्डियल इस्कीमिया। अगर ब्रेन में सप्लाई कम होगा ऑक्सीजन का तो उसे कहेंगे सेरिब्रल इस्कीमिया। सिमिलरली यहाँ पे हो गया मायोकार्डियल इस्कीमिया। नाउ अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन 75% से ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो मैंने क्या लिखा, CAD यूजुअली अकर ड्यू टू द कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब डिपोजिशन, लिपिड डिपोजिशन इन द ल्यूमेन ऑफ अ coronary blood vessels, yeah, any of a blood vessels. It starts with the ischemia and pectoris, but if obstruction occur at least 75%, then it can lead to the myocardial ischemia या फिर heart attack. ठीक है, ये है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का इंट्रोडक्शन। अब डेप्थ में देखते हैं व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इस्कीमिया एंड द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सो बेसिकली एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना का सिंपली मतलब होता है पेन। मतलब एंजाइना पेक्टोरिस में मेंस आपको जो साइन दिखेगी पेशेंट में, दैट इज अ चेस्ट पेन विच अकर ड्यू टू द इस्कीमिया ऑफ अ कार्डियक मसल। नाउ एंजाइना पेक्टोरिस पेन टिप, इसका जो पेन होता है इट रेडिएट भी होता है, रिफर्ड पेन भी हमको फील होता है इन केस ऑफ इन द पेशेंट ऑफ द एंजाइना पेक्टोरिस। दैट इज पेन टिपिकली रेडिएट्स टू द अल्नार बॉर्डर, लेफ्ट हैंड की जो अल्नार साइड की जो बॉर्डर है ना, एंड ऑल्सो टू द बैक, नेक एंड एब्डोमेन। ठीक है, सो जो एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होता है इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू द चेस्ट, बट हमको उसके रिफर्ड पेन अलग अलग जगह पे दिख सकते हैं, लाइक अल्नार एंड ऑफ अ लेफ्ट हैंड, एब्डोमेन में दिख सकते हैं या फिर नेक में भी दिख सकते हैं, एंड बैक में भी आपको रिफर्ड पेन एंजाइना पेक्टोरिस के मिल जाएंगे। नाउ इन द पेशेंट, नाउ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मैंने आपको बता दिया, ये कब होता है, जब ब्लड वेसल्स का ऑब्स्ट्रक्शन एटलीस्ट 75% हो गया हो। नाउ इसका मेन कॉज क्या है? ऑब्वियस सी बात है,
मेन कॉज हो सकता है या फिर लिपिड डिपोजिशन हो गया है ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन में, या फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो गया है ड्यू टू एनी रीजन. मेन कॉज इज अ प्रेसिपिटेशन और द एग्रीगेशन ऑफ अ प्लेटलेट्स एट अ ऑब्स्ट्रक्शन साइट. ठीक है, क्या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का मेन रीज़न ये हो गया कॉज. अब देखो नोटेबल फीचर क्या है कि अगर एंजाइना पेक्टोरिस में आपको सिर्फ चेस्ट पेन होगा, बट मायोकार्डियल अगर इन्फेक्शन है कोई भी पेशेंट को, तो उसमें आपको मायोकार्डियल चेस्ट पेन के साथ साथ एक्सेसिव स्वेटिंग भी दिखेगी इन केस ऑफ MI. ठीक है, तो ये था क्लिनिकल इंपॉर्टेंस. अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है. मतलब अगर डायग्नोस करें तो हमको क्या क्या दिख सकता है. तो टिपिकल ईसीजी में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हमको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे. तो ईसीजी में हमको चेंज मिलेंगे. सिंपल, अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है ना, सो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है. इन केस ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमको एसटी सेगमेंट का एलिवेशन दिखता है. देखो, इन केस ऑफ अ एक्यूट इन्फेक्शन प्राइमरी चेंज इज ST सेगमेंट एलिवेशन. तो जब भी आपको ST सेगमेंट का एलिवेशन दिखता है देन इट इज़ 100% द केस ऑफ द टिपिकल मायोकार्डियल इन्फेक्शन. देखो ये जो ब्राउन कलर में बनाया है इट इज़ अ नॉर्मल ECG, बट इन केस ऑफ MI देर विल बी, ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है इट विल नॉट डिसेंड डाउनवर्ड, इंस्टेड उसका पूरा एक ST सेगमेंट जो है वो एलिवेट हो जाएगा, जो रेड कलर में बनाया है. ठीक है, नाउ ये दिस वाज द डायग्नोसिस. तो इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, पहले देख लेते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स. ठीक है, सो मेडिकल ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिस्क्राइब द वेजोडाइलेटेटर्स. पहले नाम देख लेते हैं, क्यों देखना है, क्यों प्रिस्क्राइब करना है आगे देखेंगे, बट फर्स्ट वेजोडाइलेटर प्रिस्क्राइब करेंगे. लाइक आपको 3 नाम याद रखना है वेजोडाइलेटर्स में, विच आर द पोटेंट वेजोडाइलेटर्स, दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, रेनॉल्जीन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर्स हैं. अब वेजोडाइलेटर्स क्यों हमने प्रिस्क्राइब किए, व्हाई दे आर गिवन. तो देखो जब भी हम वेजोडाइलेटर्स देंगे इट विल कॉज एट्रियल डायलेटेशन होगा. एट्रियल डायलेटेशन होगा तो आफ्टर लोड एंड प्री लोड कम होगा. नाउ व्हाट इज आफ्टर लोड एंड प्री लोड, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अलग से जो चैप्टर पढ़ा है उसमें बताया हुआ है. आफ्टर लोड मतलब एक्स्ट्रा डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड प्री लोड मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस. तो एट्रियल डायलेटेशन की वजह से ये दोनों फैक्टर्स कम होएंगे तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा. वीनस रिटर्न कम होगा तो मायोकार्डियल मतलब जो हार्ट का मस्कुलेचर है उसको कॉन्ट्रैक्ट कम करना पड़ेगा मतलब ऑक्सीजन उसको कम चाहिए होगा. हेंस डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन. इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का फंक्शन काफ़ी हद तक इम्प्रूव होएगा when vasodilators are prescribed. Now streptokinase, it causes the lysis of the intracoronary clot. मतलब जो ये अगर हम स्ट्रेप्टोकाइनेस क्यों प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इन केस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस जहाँ पे प्लेटलेट की प्रेसिपिटेशन या फिर एग्रीगेशन की वजह से क्लॉट बन चुका है, अगर हम उस केस में स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रिस्क्राइब करेंगे देन इट विल कॉज दिस लाइसिस ऑफ द इंट्राकोरोनरी क्लॉट क्लियरिंग द कोरोनरी ब्लड फ्लो पाथवे. नाउ एक और इम्पॉर्टेंस है दैट इज एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटिंग एजेंट्स. नाउ अगर ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि MI के केस में प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है, तो इस प्लेटलेट के एग्रीगेशन को लाइस करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए वी विल गिव द लो डोज ऑफ एस्पिरिन. याद रखना, द लो डोज ऑफ एस्पिरिन इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. डोंट राइट द हाई डोज ऑफ एस्पिरिन. हाई डोज ऑफ एस्पिरिन हैव अ डिफरेंट फंक्शन, वेयर एज लो डोज ऑफ एस्पिरिन इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन. ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो प्रिस्क्राइब द फॉलिक एसिड एंड वाइटामिन B12 टैबलेट्स. वाई, देखो जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, तो जो कार्डियक बायोमार्कर्स के जो एंजाइम्स है लाइक एंजाइम्स एंड मैनी प्लाज्मा लेवल सब्सटेंस के लाइक होमोसिस्टीन. इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन जब भी हम प्लाज्मा प्रोटीन्स या फिर प्लाज्मा लेवल का एस्टिमेशन करवाएंगे और अगर उसमें होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ा हुआ हमको दिखेगा देन इट मे बी द साइन ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन. वाई, बिकॉज जो ये होमोसिस्टीन होता है ना, इट डैमेजेस द एंडोथेलियल वॉल ऑफ अ कोरोनरी ब्लड वेसल्स या फिर कोई भी ब्लड वेसल्स विच लीड्स टू द प्लेटलेट एग्रीगेशन. तो अगर होमोसिस्टीन का लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में देन इट मे लीड टू द MI. ठीक है, सो जब भी हम फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 देते हैं तो ये क्या करता है, जो होमोसिस्टीन प्रेजेंट होता है ना ब्लड में, इट विल कन्वर्ट दिस बोथ folic acid and vitamin B12 will convert homocysteine into non-toxic compound that is the methionine.
अब मीथेनिन तो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है, इसकी वजह से ये डैमेज नहीं होगा एंड इट विल प्रिवेंट दिस एथेरोस्क्लेरोसिस का इफेक्ट या फिर प्लेटलेट का एग्रीगेशन कम कर देगा. सो दिस वॉज द मेडिकल ट्रीटमेंट. नाउ व्हाट कैन बी द सर्जिकल ट्रीटमेंट, क्या हो सकती है? सर्जिकल ट्रीटमेंट इज क्वाइट इजी. CABG, दैट इज अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. इसमें क्या करते हैं, जो भी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है ना, उसकी जगह हम एक दूसरी कोई वीनस ग्राफ्ट लाइक ग्रेट सेफनस वेन इज अ चॉइस ऑफ अ ग्राफ्टिंग, तो वो हम डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में अटैच कर लेंगे जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है. दिस इज अ लेंथी प्रोसीजर, बट इन सर्जिकल ट्रीटमेंट वी CABG करते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. सिंपली आपको याद रखना है. सो वी हियर कंप्लीट द कंप्लीट कोरोनरी सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी हमने पढ़ ली. सो यू डाउनलोड्स दिस नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, आपको मिल जाएंगे. लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. रिवाइज करना एंड याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस नोट्स आर कंप्लीटली रेलिवेंट. इतना ही आपको लिख के आना है, ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.